दोस्तों, मैंने आज 8 बजे लाइव होने के लिए कहा था। माफ़ी चाहता हूं, करीब 14 मिनट देरी से सामने हूं। आज नोटबंदी की बरसी है, 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना आज फिर आप लोगों के बीच में उसके बारे में कुछ बात करूं। आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था सनसनीखेज तरीके से। उसके पहले जो मुझे जानकारियां मिली, उन्होंने अपने कुछ मंत्री, अपने आर्थिक सलाहकार, अपने वित्त मंत्री, इन सबको अपने घर बुलाया और रिजर्व बैंक के चेयरमैन। मेरी जानकारियां गलत भी हो सकती हैं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के घर में कोई सोर्स नहीं रखता, लेकिन वहां के सूत्र जो वहां के सोर्स रखते हैं, जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, उन लोगों से जो लोग मिलते जुलते हैं, उन्हीं लोगों से जो मुझे जानकारियां मिली, उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। और बहुत अफसोसजनक है अगर ऐसा सच हुआ था तो कि उन सारे लोगों के फोन, मोबाइल फोन रखवा दिए गए और फिर उनको अंदर बुला करके उनको यह बताया गया कि नोटबंदी का फैसला कर लिया गया है। सभी हतप्रभ थे। रिजर्व बैंक के चेयरमैन को कहा गया कि अपने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को कहिए कि वो टीवी के सामने बैठे, थोड़ी देर बाद उनको कुछ सूचना मिलेगी। वो तथ्य आप जान ही चुके हैं कि जो ये कह करके रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी कि रिकॉर्डिंग अभी तत्काल लाइव हो रही है, रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों को चूंकि बंद कर दिया गया था, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया और उसने बता दिया कि 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है और उसको तो घर नहीं जाने दिया गया। वो नाराज था। ये लोकतंत्र के मापदंडों की ये सब चीजें खिलाफ है, लोकतंत्र के तरीकों के खिलाफ है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक सम्मान के खिलाफ है। ऐसा मैं मानता हूं, लोकतंत्र में यकीन करने वाला आदमी हूं, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, ऐसा इसलिए मैं मानता हूं। खैर, प्रधानमंत्री की मर्जी, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनका अधिकार है फैसले लेना, फैसले को देश के सामने रखना उनका अधिकार है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया और यह कहा कि आज इतने बजे से सारे नोट 1000, 500 इत्यादि बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। आप लोग उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आज वो तमाम नंबर 2 के काले धन के लोग, उनकी कमर टूट जाएगी, वो सड़क पर आ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा था नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। चौथा, उन्होंने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा। पांचवा, उन्होंने कहा था नकली मुद्रा खत्म हो जाएगी। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था नकली मुद्रा खत्म हो जाएगी। आज ही सहारनपुर के आसपास कहीं नकली मुद्रा पकड़ी गई है और नोटबंदी के तत्काल बाद 10-20 दिन बाद कश्मीर में नकली मुद्रा पकड़ी जाने लगी, तो नकली मुद्रा खत्म नहीं हुई। आतंकवाद कश्मीर में बढ़ गया है, आप लोग रोज देख रहे हैं। नक्सलवाद, वहां पर हमारे जो सिपाही मौजूद हैं, उनकी हत्याओं में 2005% का इजाफा है। काला धन आया ही नहीं। 15,44,000 करोड़ मुद्रा नष्ट की गई थी या उनको रद्द किया गया था। रिजर्व बैंक बहुत दिन तक कहता रहा कि हम गिनती नहीं कर पाए हैं और अंत में उसने कहा कि 99% मुद्रा वापस आ गई है, 1% केवल रह गई है। 1% के बारे में भी जो लोग तथ्य न जानते हो, उनको मैं बता दूं कि उस 1% में वो भी भारतीय मुद्रा मौजूद है जो नेपाल के बैंक में है। नेपाल में चूंकि भारतीय मुद्रा चलती है, वहां अलाउड है, वो यहां नहीं आई है। उसमें वो मुद्रा भी मौजूद है जो कोऑपरेटिव बैंक्स में मौजूद है और रिजर्व बैंक के पास नहीं पहुंची है। उसमें वो रुपया भी मौजूद है जो लोग विदेश में रहते हैं और जिन लोगों ने क्लेम किया हमारा पैसा नंबर 1 का है, हम कुछ पैसा हिंदुस्तानी अपने पास रखते हैं लौटने के लिए, टैक्सी को देना पड़े, उसको देना पड़े, वो भी है। और कुछ ऐसे लोगों ने कोर्ट में केस भी किए हैं जो नोटबंदी के दौरान अस्पतालों में थे, गंभीर रूप से बीमार थे, लाइन में लग करके बदल नहीं सकते थे,
उनके पास भी मौजूद है, इसलिए 1% वो रुपया भी वापस आ जाएगा। जब नोटबंदी के बाद पहली बहस में टीवी पर मैं आया था तो ध्यान होगा कि भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और मैंने उनके सामने कुछ तथ्य रखे थे। पहला तथ्य यह था कि भारत सरकार का रिकॉर्ड यह बतलाता है कि देश में केवल 4,000 करोड़ रुपए की नकली मुद्रा है। यह एनआईए की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, विपक्ष की रिपोर्ट नहीं है। 4,000 करोड़ नोट नहीं, यह ध्यान करने की बात है। भारत सरकार का आकलन था कि देश में 400 करोड़ रुपए की नकली मुद्रा है चलन में। जो मुद्रा वापस आई है टोटल, उसमें नकली मुद्रा केवल 0.007% वापस आई है। जब सारे नोट वापस आ गए, कुछ नकली मुद्रा भी भीड़ भाड़ में उसमें चली आई, तो गिनती हुई अब तक 0.007%, नहीं सॉरी 22 करोड़, केवल 22 करोड़ के आसपास नकली मुद्रा वापस मिली है। माफी चाहता हूं। और दूसरा तथ्य मैंने यह कहा था कि जो आप काले धन की बात कर रहे हैं, वो आयकर विभाग, आपके वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट यह बतलाती है, जो छापे पड़े हैं पिछले 20 सालों में देश में, उन देश के छापों से यह तय हुआ है कि देश में जो काला धन है वो केवल 4% नोट के रूप में है। बाकी 96% काला धन संपत्ति के रूप में और अन्य तरीके से देश में मौजूद है। जो वो काला धन जो वापस आया है, जो इनके पास अभी तक आया है, वो 0.007% आया है। तो वो तथ्य भी गलत हो गया, आतंकवाद का तथ्य गलत हो गया। तब यह नहीं कहा था कि हम कैशलेस इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। कैशलेस इकोनॉमी तो नोटबंदी के बिना भी हो सकती थी। काला धन नोटबंदी के बिना भी बंद किया जा सकता है। नकली मुद्रा पर काले नोटबंदी के बिना भी काम हो सकता था। करीब 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उन नोटों को छापने में, और शायद इससे ज्यादा करोड़ रुपया खर्च हुआ है बाद के नोटों को छापने में। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। सरकार यह कहती है कि 31% टैक्स बढ़ा है। इसका तथ्य भी जान लीजिए। पिछले साल भी 27% टैक्स बढ़ा था। हर साल कुछ न कुछ टैक्स बढ़ता, हर चीज पर बढ़ता है, टैक्स पेयर बढ़ते हैं। सरकार का कहना है 91 लाख टैक्स पेयर बढ़े हैं। एक सर्वे बताता, आर्थिक सर्वे, के 80 लाख टैक्स पेयर बढ़े हैं। दोनों को मान लेते हैं तो पिछले साल भी 76 लाख टैक्स पेयर बढ़े थे। तो उसके मुकाबले कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि हमने 3 लाख खातों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी हम छानबीन करेंगे। यह भी पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी 3 लाख के आसपास खाते आइडेंटिफाई हुए थे। उसके पहले 5 लाख खाते भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनकी छानबीन आज तक नहीं हो पाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीमित साधन है, सीमित मैन पावर है। ये अगर सारे खाते अभी जांच में है तो ये खाते कितने दिन में जाकर के इनकी जांच हो पाएगी, इनका पता लग पाएगा कि इसमें कितना नंबर 2 का पैसा आया। तो उस तथ्य में भी कोई जांच दिखलाई नहीं पड़ती है। इस तरह से सरकार जितनी तरह की भी आंकड़े दे रही है, उन सब आंकड़ों में केवल लीपापोती दिखलाई पड़ रही है। कई तरह के सवाल हैं। सवाल यह है कि जो लोग मर गए उनकी जिंदगियां कौन लौटाएगा। छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। हम लोग भारत के रहने वाले हैं। भारत गांव, गरीब, किसान का देश है, मोहल्लों, बस्तियों का देश है। भारत में व्यापार बड़े बड़े पैमाने पर नहीं होता। सर पर रख करके बेचने वाले हैं, छोटी सी डलिया में रखकर बेचने वाले हैं, छोटे से खोखे में रखकर बेचने वाले हैं, ठेले पर रखकर बेचने वाले हैं। बहुत साधारण व्यापार है। 90% जो व्यापार है वो बड़े साधारण व्यापार है। वो सारे के सारे साधारण व्यापारी बर्बाद हो गए। छोटे कारखाने बंद हो गए। चीन के खिलाफ बहुत बात करती है ये पार्टी और इनकी सरकार, इनका संगठन। किसको फायदा हुआ? पेटीएम को। पेटीएम किसका है? चीन का। यहां जब छोटे कारखाने बंद हुए, उनको सस्ते में माल चीन से मिलने लगा या लोग वहां से बनवाने लगे, तो 23% बढ़ गया हमारा आयात चीन से। 45,000 करोड़ से ज्यादा का आयात बढ़ गया चीन के साथ में। ये इन्होंने चीन से दोस्ती निभाई है। पेटीएम इत्यादि चलने लगा। इसके बाद अगर आप गौर करें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। कई दिनों तक अभी भी 200 का नोट आपको नहीं मिलता है एटीएम के अंदर।
आप सामान्य तौर पर भी एटीएम में जाया करते थे तो एक एटीएम, दूसरा एटीएम, तीसरा एटीएम, आपको चक्कर काटना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिजली नहीं होती, सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। मैं भी गया था अपने बैंक में, एटीएम से पैसा निकालना चाहता था, बहुत टाइम लगा मुझे, फिर तीसरे एटीएम पर जाकर के मैं पैसा निकाल पाया। मशीन खराब थी, सिस्टम डाउन रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो ये कैशलेस इकोनॉमी के लिए किया, इकोनॉमी कैशलेस होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। दिल पर हाथ रख करके देखिए दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है कि बढ़ा है? किसी दफ्तर में बिना पैसा दिए क्या हम आप काम करा पा रहे हैं? नहीं दे रहे, काम नहीं हो रहा, लटका दिया जा रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं रोज रोज। क्या सचमुच भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या कोई बड़ा भ्रष्ट आदमी जमीन पर आया? क्या किसी आपने अमीर आदमी को, भ्रष्ट आदमी को, बेईमान आदमी को बैंकों की लाइन में लगे हुए देखा? नहीं देखा तो वो बात भी गलत सिद्ध हो गई। कैशलेस इकोनॉमी की बात है, तथ्य पढ़ लीजिएगा गूगल पे जाकर के आप लोग। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप, हम भी हैं 4-5 देशों में। वहां पर भी 48 से लेकर 58% तक आज भी नोट से काम चलता है, रुपए से काम चलता है, डॉलर से काम चलता है। वहां भी कैशलेस इकोनॉमी नहीं है। ये किस जगह ले जाना चाहते हैं देश को? मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 2% जीडीपी कम हो जाएगी। जब इन्होंने नोटबंदी किया तभी उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने देश को बहुत बड़े संकट से बचाया था, और जो दुनिया में मंदी का संकट आया तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने उनसे राय ली और ढेर सारे राष्ट्राध्यक्षों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि मनमोहन सिंह राय उनके काम आती है। उस मनमोहन सिंह ने पहले दिन ही कह दिया था कि 2% जीडीपी कम हो जाएगी। 2% जीडीपी का अर्थ से जानते हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपया। 2.5 लाख करोड़ रुपया इस देश के लिए बहुत मायने रखता है। आप पढ़ते रहे किस कदर छटनी हुई है, किस तरह लोगों ने अपने कारखानों में से लोगों को कम कर दिया है, कितने बड़े पैमाने पर। वैसे ही रोजगार की इस देश में बहुत कमी है। आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, दिया कितना? मुश्किल से लाख या 1.5 लाख टोटल इतने दिनों में। और जो दे नहीं सकते थे, जो अपने आप रोजगार में लोग थे, उनके रोजगार आपने छीन लिया। आदरणीय मोदी जी, यह हक आपको किसने दिया? यह सनसनी किस लिए? क्यों इस तरह फैसले देते हैं आप? मनमोहन सिंह जी ने कल बहुत अच्छी बात कहा, देश संकट में है, यह समय जिद करने का नहीं है। सरकार को मान लेना चाहिए कि उससे गलती हो गई है, भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए और सबसे मदद करने की अपील करनी चाहिए, सबसे राय लेनी चाहिए। देश को एक सामूहिक फैसला लेना चाहिए, देश के लोगों को जो जानकार है उनको लेना चाहिए और देश को इस संकट से निकालना चाहिए। यह एक स्टेट्समैन वाली बात है। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर से उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो बातें कही अर्थव्यवस्था को चोट न पड़े, उनकी वो बातें गलत साबित हो, ये उनकी देशभक्ति साबित करती है। उन्होंने कहा कि आपकी नीतियों का विरोध करने का मतलब हम देशद्रोही नहीं है, हम देशभक्त हैं। क्या आप छोटे हो जाएंगे आप अगर इन लोगों से बात कर लेंगे जिनको जानकारियां हैं? और आप जब रोज फैसले पलटते हैं, नोटबंदी में आपने फैसले पलटे, जीएसटी में आप रोज फैसले पलट रहे हैं। जो जीएसटी आपने आजादी के बराबर ले जाके खड़ा कर दिया, या तो आजादी के लिए जश्न रात के 12 बजे हुआ था और हमने सरकार संभाली थी, हमारे देश की सरकार ने सरकार संभाली थी अपने लोगों ने, या आपने रात के 12 बजे जीएसटी को इस तरह पेश किया जैसे कोई आजादी के बराबर का ये कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इतना बड़ा कदम कि उसके बाद रोज आपको पुनर्विचार करना पड़ रहा है। आपके अपने लोगों के, अपने थिंक टैंक के आपको जवाब मिल रहे हैं कि जीएसटी ने कमर तोड़ कर रख दिया व्यापारियों की। आप कहते हो कि रियल एस्टेट डाउन हो गया, उसके रेट कम हो गया। हाँ ठीक है, लूट रही होगी उसमें, तो वो तो सरकार तंत्र कर सकती थी, ठीक, उसकी जांच बैठा सकती थी, उसके तथ्यों का पता लगा सकती थी, उसके लिए निर्देश जारी कर सकती थी, उसके लिए रेरा अगर बाद में बना तो पहले बना सकती थी, उसके लिए कानून और सख्ती कर सकती थी, उसके लिए नोटबंदी की क्या जरूरत थी। लेकिन एक दूसरा तथ्य भी सोचो आप कि जितने बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में बिल्डिंगें बन रही थी, उसमें कितने बड़े पैमाने पर मजदूर लगा हुआ था, कितने बड़े पैमाने पर व्यापारी लगा हुआ था। लोहा, ईंटा, सीट, गारा, जो भी चीजें उसमें लगती, लकड़ी, पेंट, बिजली का सामान, वो सारी चीजें बिक रही थी। वो सारी की सारी चीजें ठप हो गई हैं मोदी जी, और वो सारे के सारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वो सब मजदूर अपने अपने घरों को लौट गए हैं, आधी रोटी खा रहे हैं। आत्महत्याओं का दौर जारी है गांव किसान मजदूरों का। क्या मिला इससे? और फिर दूसरा तथ्य कि जो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, नहीं मालूम मुझे कितने मकान बने खड़े हैं पूरे देश में। मैं तो नोएडा और दिल्ली देखता हूं,
ग्रेटर नोएडा देखता हूं, लाखों की संख्या में मकान खड़े, कोई रहने वाला नहीं है। बन तो चुके हैं, लेकिन अगर ये कुछ सालों तक और नहीं बिके, इनका यही स्थिति रही और ये जर्जर होकर के गिरने लगे, ये नुकसान किसका है? ये केवल बिल्डर का, मेरा और आपका नुकसान नहीं है। ईंट, गारा, लोहा, सीमेंट जो भी इसमें लगा, ये इस देश की संपत्ति है, इस राष्ट्र की मूल संपत्ति है। उस संपत्ति को भी नुकसान होना है। क्या मिला इससे? सरकारें तो आती और जाती रहेंगी, संस्थाएं जिंदा रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय अगर जिंदा रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, ताकतवर रहेगा, तो इस देश को न्याय मिलता रहेगा। रिजर्व बैंक अगर जिंदा रहेगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाता रहेगा। यह अधिकार रिजर्व बैंक का था कि नोट बंद किया जाए, न किया जाए। रिजर्व बैंक में बहुत गोपनीयता होती है, उसकी पोल नहीं खुलती, उसने कौन सा नोट छाप दिया, कौन सा बदल दिया। अगर उसकी भागीदारी रही होती आपके फैसले में, तो रिजर्व बैंक में पहले से नोट छप के तैयार रहे होते और लोगों को लाइन में लग करके मौत का मुंह नहीं देखना पड़ता और इतने महीनों तक ये बुरा हाल नहीं रहा होता। लेकिन रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता घट गई, हमारे रुपए की विश्वसनीयता घट गई। पता नहीं कि कब अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता घट गई दुनिया की निगाह में, कि पता नहीं देश का कौन प्रधानमंत्री कब अचानक सारे नोटों को बंद कर दे, व्यवस्था फैला दे, कब रिजर्व बैंक को ओवर रूल करके नोट की शक्ल बदल दे और सारे नोट बंद करके शून्य पर पहुंचा दे। उसकी विश्वसनीयता घट गई। अभी नई विश्वसनीयता आपने घटाई है चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग ने एक प्रदेश का चुनाव सिर्फ आपकी सभाओं के लिए रोके रखा, उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटी। चुनाव आयोग का बहुत बुरा हाल था टीएन सेशन के आने के पहले तक, लेकिन टीएन सेशन के आने के बाद चुनाव आयोग लगा कि कोई आयोग होता है, उसकी निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा जगा, उसके बाद भी जगा। आपको ध्यान होगा वो दुबला पतला दक्षिण भारत का एक आदमी जिसको बिहार का पहले चुनाव कराने के लिए कहा गया था लालू प्रसाद जी की सरकार में, उस अकेले ने पूरे बिहार में इस तरह चुनाव करा दिया, पत्ता नहीं खटका। जहां सैकड़ों हत्याएं हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, बूथ लूट जाते थे, उस अकेले आदमी ने बिहार में निष्पक्ष चुनाव करा के दिखा दिया। उस चुनाव आयोग को आप कहां पहुंचाना चाहते हैं? ये संस्थाएं जिंदा रहेंगी तो देश जिंदा रहेंगे। मोदी जी, आप हो चाहे मैं हूं या कोई हो, हर एक अपनी एक उम्र लेके आया है। कोई भी एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ के घर नहीं बसाता। आप भी प्रधानमंत्री जिंदगी भर के लिए नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री बन जाना ही भारत जैसे महान देश की बहुत बड़ी बात है। नाम दर्ज हो गया हमेशा इतिहास में, तो इतिहास में नाम भी दर्ज करा के जाइए कि लोग अच्छी तरह नाम लें। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या फायदा मिला इन चीजों से? संस्थाओं को मत बिगाड़िए, लोकतंत्र पर चोट मत पहुंचाइए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी सरकारें कोई नीतिगत फैसला लें, कोई नीतिगत फैसला हो, तो जो आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति है, आखिरी हाशिए पर बैठा व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके ऊपर निगाह रहनी चाहिए। लेकिन ये फैसले लेते वक्त आपने निगाह नहीं रखी। अगर निगाह रखी होती तो आपके दिमाग में वो लाखों करोड़ रुपए होते जो चंद पूंजीपतियों के पास इस देश के बैंकों का कर्जा है और वो लौट नहीं रहा है। आपके दिमाग में वो लोग होते जो हजारों करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गए हैं। आपके दिमाग में वो लोग होते जिन पर लाखों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां होती। मैंने कल ही परसों लिखा था, मोदी जी आप बेनामी संपत्तियों पर चोट करिए, मैं आपको सल्यूट करूंगा, मैं आपको फूल देने, अगर आप टाइम देंगे मैं आपको फूल भेंट करने आऊंगा, आपकी तारीफ करूंगा। आप चोट तो करिए, कोई तो ऐसा काम करिए जिसकी हम लोग तारीफ कर सकें। लेकिन इस नोटबंदी ने इस देश की कमर तोड़ दी है। इसलिए इस पर लीपापोती करने के बजाय अगर जीएसटी पर आप पलट सकते हैं तो पलटने का सवाल नहीं है। एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, जो अर्थशास्त्री उनको बुला दीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुला लीजिए, जो वित्त मंत्री ने उनको बुला लीजिए, कर लीजिए 2-4 घंटे की मीटिंग, निर्णय कर लीजिए कि कैसे देश को बचाया जाए। क्या रास्ता अब हो सकता है कि वो 2.5 लाख करोड़ का जो झटका लगने की उम्मीद है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो अविश्वास बढ़ा है अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति, उसको कैसे रोका जाए, इस देश की साख को कैसे बचाया जाए। कोई इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे बड़े हो जाएंगे आप। कुछ अच्छा हो जाएगा, सब लोग आपकी वाहवाही करने लगेंगे। हम सब लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है, वैचारिक विरोध होता है, सैद्धांतिक विरोध होता है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हम जब आपकी बुराई करते हैं, आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की, आपके संगठन की, तो आपने भी तो वही किया। सरदार है लेकिन असरदार नहीं है। याद है आपको, मनमोहन सिंह जी दिल्ली में 15 अगस्त पर भाषण दे रहे थे, ठीक वैसा किला बना करके आप गुजरात में भाषण दे रहे थे। और उस दिन टीवी मीडिया के लोगों को यह समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री का कोई स्टेटस होता है, उसका कोई गरिमा होती है। और दोनों भाषण टीवी पर 2 फ्रेम में दिखाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिराई गई थी। याद नहीं आप लोगों को? नेहरू जी के खिलाफ आपके संगठन ने क्या बोला, गांधी के खिलाफ क्या बोला,
इंदिरा गांधी के क्या क्या खिलाफ क्या बोला, इतने महान लोगों के खिलाफ क्या क्या बोला, कैसी कैसी फोटो लगाई और क्या क्या आप लोगों ने समाज में फैलाया है, आपको याद नहीं है? नहीं चलता इन चीजों से। स्वस्थ चीजों से लोकतंत्र और देश मजबूत होता है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समय है अगला चुनाव होने में। स्वस्थ परंपराओं का पालन करिए, स्वस्थ चीजों से लड़िए, सिद्धांतों से लड़िए, नीतियों से लड़िए। जो पहले काम हुए उनसे बड़े और अच्छे काम करके लड़िए। सनसनी फैला के मत लड़िए, अफवाह फैला के मत लड़िए, कमर की नीचे चोट करके मत लड़िए। कमर की नीचे चोट को कभी भी अच्छा नहीं माना गया, न रामायण में न महाभारत में। आप लोग तो इन लोगों को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। उनके अपने कुछ सिद्धांत थे, कुछ नीतियां थी, कुछ मर्यादा थी। अगर सब कुछ मानते हो तो उनका पालन करिए। मेरी अपील है आपसे। ये लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से आया। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद जब भगत सिंह ने कहा 23 साल की उम्र में फांसी मंजूर है लेकिन माफी मंजूर नहीं है, मेरी शहादत इस देश की आजादी में एक नया रंग भरेगी, तब आजादी की लड़ाई में रंग भरा। मेरा रंग दे बसंती चोला, तब आजादी की लड़ाई में रंग भरा। जब गांधी जी ने जब गोलमेज सम्मेलन में गए और उन्होंने सूट बूट पहनने से इनकार कर दिया, बोले बात करो या मत करो, मैं जैसे हूं वैसे ही आऊंगा। और उन्होंने भारत का एक ठोस जवाब, भारत ऐसे ही रहेगा, क्योंकि भारत गांव में बसता है, एक कपड़े में रहता है, भारत गरीबी में बसता हुआ सब। और अंग्रेजों, भारत को इस हालत में तुमने पहुंचाया है, उसका प्रतिनिधि बनकर मैं आया हूं। इसी तरह से मुझसे बात करना चाहो बात करो, वरना मैं लौट जाऊंगा। और उसी हालत में उनका स्वागत करना पड़ा था वहां के वायसराय, वहां के राजा को, वहां के प्रधानमंत्री को। यह होती खुददारी, यह होता है तरीका। आप तो कहते हो, आपके भाषण है कि चीन में आंख से मिलाकर बात करना चाहिए था, पुराना भाषण। और नया भाषण वो अपनी जगह है। एक के बदले 100 शेर का एक भाषण, 15 लाख का दूसरा भाषण, उसके बाद का तीसरा भाषण, बुंदेलखंड में हर घर में कार देने का चौथा भाषण। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, वो राजनीतिक मुद्दे हैं। आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, सिर्फ कोच इसलिए रहा हूं कि शायद कहीं चोट लगे, आप लोगों तक बात पहुंचे, शायद सुधार कर सकें। ये लोकतंत्र मुश्किल से आया है। मैं गया हूं गाजीपुर, हो सके जाइएगा, वहां राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नेहरू तक सब गए। वहां की तहसील में एक झंडा लगा है दीवार पर, उस झंडे में न जाने कितनी गोलियां आर पार गई, छेद हैं। और वहां पर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पर 11 या 12 लोगों की शहादत के नाम लिखे हैं। मालूम है मोदी जी और भाजपा के लोगों को क्यों लिखे हैं? आजादी की लड़ाई में पूर्वांचल का इलाका पहले ही आजाद हो गया था, बाद में कब्जा किया गया दोबारा। वहां तहसील पर झंडा फहराना था भारत का। एक आदमी झंडा लेकर ऊपर चढ़ा, गोली चली, वो गिर गया। पीछे वाले ने झंडा थाम लिया, वो नीचे नहीं गिरने दिया। वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, तब तक उसको गोली लगी, वो नीचे गिर गया। उसके अगले वाले ने झंडा थाम लिया, वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। 12 लोग शहीद हो गए, 11 या 12 लोगों के नाम है वहां। लेकिन अंतिम व्यक्ति ने अंग्रेजों का झंडा उतार के फेंक दिया और भारत का झंडा लगा दिया। वो झंडा वहां टंगा, उसमें छेद है गोलियों के। उन 12 लोगों के नाम लिखे उस बोर्ड पर। इस तरह की शहादत देने वाले, जानते हुए कि हम थोड़ी देर मर जाएंगे, लेकिन फिर भी जान दे करके आजादी लाए वो लोग। फांसी नहीं थी, फांसी के घर नहीं थे, पेड़ों से लटका दिए गए सैकड़ों लोग जब पटरियां उखाड़ी गई पूर्वांचल में। मैं जहां गया हूं वहां की बात कर रहा हूं। बिहार में भी हुआ होगा, और भी जगह हुआ होगा, कलकत्ता और जगह भी हुआ होगा। मैं गया हूं अमृतसर। मोदी जी आप भी पता नहीं गए कि नहीं गए, जाइएगा, नहीं गए हो तो देख के आइए। दीवारों पर वो छेद ही छेद, जलियांवाला बाग में वो छोटा सा दरवाजा और छेद ही छेद। वो कुआं देखिएगा जो पट गया था लाशों से। ठीक है, उसका बदला ले लिया हमारे सपूत ने, वो अपनी जगह है। इस तरह से न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की मौत, शहादत, तभी आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद भी 1947 में जब कबायलियों का हमला हुआ कश्मीर पर, तो वो ब्रिगेडियर उस्मान था गाजीपुर का रहने वाला, जो शहीद हुआ था। और उसकी शहादत से वो कबायली रुके थे और बाकी कश्मीर हमारे हिस्से में रहा था। और उसके बाद वो अल्बर्ट एक्का हो, शैतान सिंह हो, वो निर्मलजीत सिंह सेखो हो, वो अब्दुल हमीद हो, वो जो भी हो, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है। हर धर्म, हर जात के आदमी ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए। तमाम लोगों ने शहादत दी है, तब इस देश की आज़ादी महसूस है। 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 में तो हमने जीत लिया। 1 लाख से ज्यादा फौज, 1 लाख के करीब फौज को हमने सरेंडर कर दिया था। एक देश के 2 टुकड़े कर दिए। अमेरिका की
7वां बेड़ा आके खड़ा हो गया हिंद महासागर में, इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं की, और बांग्लादेश को जब तक आजाद नहीं करा दिया झुकी नहीं। ये देश है, कोई परवाह नहीं अमेरिका की। तब हमारी सेनाएं इतनी मजबूत नहीं थी, आज तो हम बहुत बड़ी ताकत हैं। आज आप दुनिया में जब जाते हैं, सारे देश आपसे सम्मान से जब बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि आज ये देश एक मजबूत देश है। 70 सालों में आज ये दुनिया की 4-5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज ये दुनिया की 4-5 सैन्य ताकतों में से एक है। केवल बाजार नहीं है भारत, आप बाजार सोच के कहीं जाते हो, बाजार भारत का व्यक्तित्व नहीं है। भारत भोगवाद का केंद्र नहीं है, भारत भोग का नहीं, भारत योग का केंद्र है। आप योग की बात करते हो ना, पर भोग समझते हो। भारत योग का केंद्र है, भोग का केंद्र नहीं है। भारत जीविकोपार्जन तो करता है, लेकिन धनार्जन के लिए नहीं जीता, ज्ञानार्जन के लिए जीता है। भारत ज्ञानार्जन का देश है, धनार्जन का देश नहीं है। धन उतना ही अर्जित करता है, उनको छोड़ दीजिए, चोरों, बेईमानों, तस्करों, उनको छोड़ दीजिए, अपने तमाम दोस्तों को छोड़ दीजिए। बाकी लोग उतना ही धन अर्जित करते हैं जितना उनको जरूरत है। इसलिए यह नोटबंदी एक आर्थिक आतंकवाद था, उसने विश्वसनीयता को संकट में डाला है इस देश के। आज मैं सुन रहा था, कहा गया जन समर्थन मिला। हां मिला, इसलिए मिला कि आपने कहा कि बड़े बड़े पूंजीपति, चोर, बेईमान सब नीचे आ जाएंगे। उसके पहले भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी, उसको लगा शायद इससे भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। तो गरीब आदमी जो अपना 100-200 का नोट, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो भी साधारण मध्यम वर्ग तक का आदमी जो नोट चेंज कराने गया था, वो इस उम्मीद से देख रहा था कि थोड़ी देर बाद यहां अंबानी खड़े होंगे, उनका कोई मैनेजर खड़ा होगा, अडानी खड़े होंगे, और सो ऑन। और जितने चोर बेईमान या अपने शहर में जिनको बेईमान के रूप में जानता है, उसको लग रहा था थोड़ी देर बाद में वो भी मेरे साथ लाइन में खड़े होंगे और मेरे बराबर आ जाएंगे। लेकिन वो दिखाई नहीं पड़े। पूरे देश में कोई भी बेईमान, कोई चोर सड़क पर नहीं आया। इसलिए मोदी जी फेल हो गए आप। अभी भी वक्त है, कोई बुराई नहीं है। आप देश में हमारे प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी की बात मान लीजिए, देश को बचाइए। आप प्रधानमंत्री हैं, सकता दोबारा भी हो जाए, मालूम नहीं जनता क्या फैसला करेगी। ये जनता का फैसला है, हो सकता ना हो, 2019 में बुरी तरह हार जाए। होता है, लोकतंत्र में, चुनाव में होता है ये सब। फिर सिर्फ आपका नाम रह जाएगा, सिर्फ भूतपूर्व रह जाएंगे। लेकिन भूतपूर्व में जैसे मैंने अभी नेहरू जी को याद किया, गांधी को याद किया, इंदिरा गांधी को याद किया, कुछ तो ऐसा करिए। हम अटल जी को याद करते हैं कुछ बातों के लिए, उनके सिद्धांतों के लिए, उनकी अच्छी बातों के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता के लिए। उन्होंने भी संसद में भाषण दिया था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश रहेगा। उसी को याद कर लीजिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, हम आप रहेंगे और नहीं रहेंगे, लेकिन यह देश रहेगा, यह समाज रहेगा, यह संस्थाएं रहेंगी। इनको जिंदा रहने दीजिए मोदी जी। भाजपा के लोगों, आरएसएस के लोगों, इनको जिंदा रहने दो। इस देश में फांसीवाद कभी नहीं आ पाएगा। इस देश में एक आदमी का राज कभी नहीं आ पाएगा। यह देश उसके लिए बना नहीं है। बहुत बड़ा देश है, दक्षिण से उत्तर तक इसकी अलग अलग संस्कृतियां, भाषा, अलग अलग व्यवहार। यह देश जब खड़ा हो जाता है तो इंदिरा गांधी को बंगाल से लेकर कश्मीर तक एक सीट के लिए तरसा देता है। यह देश जब खड़ा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की हमारी पार्टी को गलती से 2 सीट दे देता है, वरना उसके पहले 85 सीट देता है। यह देश जब खड़ा होता है तो आपको 300 के पार पहुंचा देता है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन यह देश जब खड़ा हो जाता है तो आपको 2 पर भी पहुंचा देता है। यह देश बड़ा है, इस देश की जनता बड़ी है, इस देश का लोकतंत्र बड़ा है। इसके लोकतंत्र में यकीन करिए, इसकी जमीन में यकीन करिए। रबड़ के पेड़ की तरह ये देश खड़ा होता है। आंधी धूल चले, अगर रबड़ का पेड़ छोटा है, कमजोर है, दब जाता है, लगता है कि मर गया, उसके नीचे दबा रहता है, लेकिन अचानक एक नई कोंबा फूट करके नया पेड़ खड़ा कर देती है। उसी तरह से इस देश की संस्कृति है, इस देश का आत्मविश्वास है, इस देश का समर्पण है, इस देश का आत्मसम्मान है, इस देश की प्रतिबद्धता है। और यह देश मूल रूप से एक लोकतांत्रिक देश है, मूल रूप से सामूहिक निर्णय से चलने वाला देश है। यह इसकी देश की मूल विशेषता है। नोटबंदी आपकी फेल हो गई। आज इस नोटबंदी के बरसी पर मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपील करता हूं, प्रधानमंत्री जी, देश को बचाइए। देश को बचाएंगे, अच्छा काम करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे तो हो सकता है कि अगले उसके बाद के किसी वक्तव्य में मैं आपका नाम लूं, आपकी तारीफ करूं किसी काम के लिए जो आपने अच्छा किया। एक बात और कहना चाहता हूं, 71 जैसा युद्ध हुआ,
इंदिरा जी के भाषण उठा के देख लीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा हमने आक्रमण कर दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, हम पड़ोस में इंसानों को मरते नहीं देख सकते, हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हमारे ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, हमको अपने आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ेगी। और एक देश के दो टुकड़े कर दिए। दुनिया में कहीं नहीं हुआ था इतना बड़ा काम। इतिहास के साथ भूगोल बदल दिया चंद दिनों में, गिनती के दिनों में, जितने दिनों में महाभारत शायद लड़ी गई थी उतने दिनों में केवल। ऐसा तथ्य लोग बताते हैं। यह पहली सरकार है जो कहती है हमने 2 बंकर तोड़ दिए, 3 सिपाही मार दिए, हमने हमला कर दिया। यह पहली सरकार है। फौजें ऐसा नहीं करती, पुलिस भी ऐसा नहीं करती। पुलिस भी कहती है बदमाश ने हम पर आक्रमण किया, हमें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। केवल आपकी सरकार है जो कहती है हम गोली चला रहे हैं। दुनिया कुछ और तरीके से चलती है मोदी जी। दुनिया आपके बारे में राय बदलने लगी है। मैं अमेरिका में रहा हूं 3.5 महीना, जानता हूं आपके बारे में राय लोगों की। बहुत लोगों से पूछा मैंने, क्योंकि मैं वहां केवल घूम नहीं रहा, तो मैं अध्ययन कर रहा था। और चूंकि उस चुनाव का हिस्सा भी था, वहां के चुनाव का बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत इलाके में घूमा। बहुत छोटा थोड़ा क्षेत्र बचा है मुझसे अमेरिका का। बहुत लोगों से पूछा मैंने आपके बारे में। यहां जो कहानियां होती कुछ और हैं, वहां जो कहानियां कुछ और हैं। इसलिए अपना कद बढ़ाइए, दिल बड़ा करिए, लोकतंत्र में यकीन करिए, भारत के संविधान में यकीन करिए, भारत के झंडे में यकीन करिए, भारत की संस्थाओं में यकीन करिए। इन सबको बख्श दीजिए, इस देश को बख्श दीजिए, इस देश के 130-135 करोड़ लोगों को बख्श दीजिए। कुछ ना कर सकते हो तो जैसा चलना चलने दीजिए। 15 मई 1914 मैं आखिरी डिबेट में था, रात को 10 से 11 बजे। मुझसे टीवी के एंकर ने पूछा कि 3 सवाल हैं, एक साथ जवाब दे दीजिए। वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने का, कम होगी कि नहीं, अर्थव्यवस्था में क्या अंतर आएगा, विदेश नीति में क्या अंतर आएगा। और उस दिन मैंने माफी मांग करके पहले 30 सेकंड एक बात कही और फिर 3 जवाब दिए थे। मैंने कहा पहले 30 सेकंड जो मैं बात कह रहा हूं, यह राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात मैं राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूं। उसके पहले मैं एनडीटीवी पर था, रवीश कुमार के प्रोग्राम में। एनडीटीवी के टाइम पर आपका एक भाषण सुनवाया जा रहा था। मोदी जी, आप बड़े विनम्र थे, जिम्मेदारी आ गई है, जनता ने बड़ा बोझ डाल दिया है, वादे निभाने पड़ेंगे। रवीश जी ने मुझसे पूछा क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के बारे में, इस भाषण के बारे में। और मैंने उस दिन कहा था, रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा, कि ऐसा लगता है कि फलदार वृक्ष झुक गया है। और वृक्ष अगर झुका रहा और जो कह रहा वही करेगा, देश का भला होगा, हमारा आपका सबका भला होगा और स्वागत योग्य है। और मैंने आपको जीत की बधाई दिया था। IBN 7 के प्रोग्राम में मैंने जो 30 सेकंड टाइम मांगा, उस वक्त आपका दूसरा भाषण चल रहा था। उसमें आपका असली रूप अहम ब्रह्मास्मि वाला आ गया, तो मैं भी नहीं माना। मैंने कहा कि मैं अब जो बात कह रहा हूं वो राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूं। रिकॉर्ड मौजूद है उसका भी। अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है, इस देश के जितने करोड़ लोग मुझे सुन रहे हैं तो लिख कर रख लें, यह देश अपने इतिहास के सबसे असफल और सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। यह बात मैंने 2014 15 मई रात को 10 से 11 के IBN 7 के कार्यक्रम में कहा था। मेरे ऊपर टूट पड़े लोग। सोशल मीडिया पे मुझे बहुत गालियां दी गई कि देश एक तरफ फैसला कर रहा, आप दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा राजनीति के शास्त्र के विद्यार्थी ने अपना एक अनुमान घोषित किया है, लिख के रख लीजिए, बाद में बात करेंगे। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद। और फिर 3 सवालों के मैंने जवाब भी दिए थे। पहला, मैंने कहा महंगाई कम करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि 80% ट्रेडर, बिचौलिए, मुनाफाखोर, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका गला नहीं काट सकते। अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी नहीं बदलेगी, ये इस बात पर तय होगा कि जो 50-60 हजार करोड़ या कितना करोड़ चुनाव पर खर्च हुआ है, जिन लोगों ने खर्च किया है, प्रधानमंत्री जी उनके साथ रहेंगे या जिस जनता ने 300 से भारी बहुमत दिया उसके साथ रहेंगे। इस पर तय होगा कि अर्थव्यवस्था क्या बनेगी। विदेश नीति पर मैंने जवाब दिया था कि विदेश नीति वो लोग तय करते हैं जो 50 और 100 साल आगे देखते हैं। दुर्भाग्य से इनका जो संगठन है वो 5000 साल पहले देखता है और उसी में जी रहा है आज तक। इसलिए अर्थव्यवस्था, विदेश नीति तय करना इनके बस की बात नहीं। पुरानी विदेश नीति को यदि कायम भी रख पाए तो इस देश पर बड़ी कृपा होगी। ये 3 बातें मैंने 15 मई को कहा था। मुझे सुनने वाले लोग या जो आगे फैल करके मुझे सुनेंगे उस पर फैसला करें, मैंने सच कहा था या झूठ कहा था। इसलिए मेरी सिर्फ एक अपील है आज,
सनसनी से देश नहीं चलता, विचार से चलता है, चर्चा से चलता है, परिचर्चा से चलता है, बहस से चलता है। हर चीज का ज्ञान हमें नहीं होता। राजनीति शास्त्र में कहा गया कि नेता किसी चीज का मंत्री हो जाता है, वित्त मंत्री हो जाता है, आर्थिक रक्षा मंत्री हो जाता है, शिक्षा मंत्री हो जाता है, मेडिकल साइंस का मंत्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो उसका एक्सपर्ट नहीं होता। उसमें राजनीति शास्त्रियों ने कहा, अ लीडर कांट बी एक्सपर्ट, अ मिनिस्टर कांट बी एक्सपर्ट, ही इज रिलेटेड टू पब्लिक। एक नेता एक्सपर्ट नहीं होता, वो जनता से जुड़ा होता है। उसके पास एक्सपर्ट की फौज होती है, लोग होते हैं जिनसे वो सलाह लेता है, वो उसके सामने विचार रखते हैं। फिर उन विचारों के बाद चूंकि जनता से जुड़ा हुआ वो होता है, वो जनता, आम जनता, बाहरी जनता, बहुमत की जनता या सारी जनता, उनके सुख दुख, उनके भविष्य को देख करके वो फैसला लेता है। अ लीडर कांट बी एक्सपर्ट, ही टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट एंड देन ही टेक डिसीजन फॉर द पब्लिक बिकॉज ही इज फ्रॉम द पब्लिक। ये राजनीति शास्त्र की एक परिभाषा है। इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। मोदी जी, भाजपा के जो साथी मुझे सुन रहे होंगे वो गाली ना दे मुझे, विचार कर लें, दिल पर हाथ रखकर विचार कर लें। अकेले में मिलकर तो आप लोग वैसे ही मेरी बातों का समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं भी आपका सम्मान करता हूं, आप भी मेरा सम्मान करते हैं। पार्टी के पक्ष में बोलना एक मजबूरी होती है, लेकिन आज ये पार्टी का आदमी नहीं बोल रहा है, आज भारत का एक नागरिक बोल रहा है। सीपी राय के रूप में राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी बोल रहा है, सीपी राय के रूप में चिंतन करने वाला एक व्यक्ति बोल रहा है, एक कलमकार बोल रहा है, एक लेखक बोल रहा है, एक कवि बोल रहा है। आज ये पार्टी का आदमी नहीं बोल रहा है। ये पार्टी का विरोध नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वो बोल रहा हूं। ऐसा ना हो कि चंचल जी की तरह मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा लगवा दीजिए। कोई मुकदमा नहीं मेरे पर, किसी तू मैं का भी नहीं है, कोई पेंडिंग भी नहीं, कोई था भी नहीं। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिंदगी में मेरे ऊपर कोई मुकदमा लगे। चंचल जी 40 साल पुराने मुकदमे में आज बंद कर दिए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के बहुत धाकड़ अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे पेंटर हैं, बड़े अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। और आप ही की सरकार में मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके निजी सचिव रहे लंबे समय तक। किसी और विचारधारा के साथ हैं आप, लिखते रहते हैं सरकार के खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ, लेकिन क्या 40 साल पुराना मुकदमा ढूंढ के उनको उठा के बंद कर देंगे इस उम्र में आप? क्या अच्छा काम किया आपने? बात कितनी सी थी। वो छात्र संघ अध्यक्ष ने, किसी ने शिकायत किया कि ब्लैक में बिक रही खाद, वो वहां चले गए, उसको खाद नहीं मिल रही थी। वहां उन्होंने दुकानदार को धड़काया कि क्यों नहीं दे रहे हो खाद। जहां भी था, जिस जगह था, मुझे पूरी घटना याद नहीं है। तब तक कलेक्टर साहब पहुंच गए। कलेक्टर साहब ने हस्तक्षेप किया। वो जमाना था जब कोटे से ये सब चीजें मिला करती थी, बहुत पुरानी बात है, 70 के दशक की बात है। अब तो चाहे जहां से जो उठा लीजिए। कलेक्टर साहब का ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने सरकारी काम में बाधा माना, एक मुकदमा लिखवा दिया। ये होता है, लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन बिला वजह के मुकदमे लिखाने का शौक है प्रशासन और पुलिस तंत्र को। दिल्ली में नहीं होता, दिल्ली में गिरफ्तार करते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। दिल्ली की व्यवस्था मुझे ठीक लगी इस मामले में। भाई आया है आदमी विरोध करने, लोकतंत्र विरोध करेगा। ठीक है, आपने उठाया, 2 घंटे रखा, हो गया काम पूरा, उसे छोड़ दिया, थोड़ा दूर जाके छोड़ दिया। लेकिन बाकी प्रदेशों में मुकदमे लादने का शौक है लोगों को। कुछ नहीं तो पुड़िया और चाकू रखा रहता है बहुत लोगों के पास, उसके मुकदमे लगते रहते हैं। ये शौक है, विषय बदल जाएगा। खैर, चंचल जी को उठा करके आज बंद कर दिया गया है इस उम्र में। बहुत शर्मनाक कांड है। मैं उस कांड की निंदा करता हूं, इसी के साथ कर दे रहा हूं, और अपील करता हूं तमाम छात्र नेताओं से और लोकतंत्र में यकीन करने वालों से और बुद्धिजीवियों से कि चंचल जी के इस गिरफ्तारी के खिलाफ भी मुखर आवाज उठाएं। क्या 40 साल पुराने मुकदमे में किसी को बंद किया जा सकता है? क्या चंचल जी मर्डरर है? क्या वो डकैत है? क्या वो चोर है? क्या वो तस्कर है? क्या वो अपराधी है? क्या वो ऐसा कोई जीवन जी रहे हैं? क्या उनका ऐसा कोई इतिहास है? बहुत शर्म की बात है। और योगी जी तक मेरी बात पहुंच जाए तो मैं अपील करूंगा, संभव हो तो अभी छुड़वा दें उनको और मुकदमा खुद वापस ले लें। हमारी सरकार में अगर आपके रामशंकर कठेरिया का मुकदमा वापस लिया जा सकता है, भाजपा के लोगों के मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं, तो आपकी सरकार में चंचल जी का एक मुकदमा वापस नहीं हो सकता? इस उम्र में, इस बुजुर्ग उम्र में, जो अब जौनपुर में अपने गांव में रहकर स्वाध्याय करते हैं, समता केंद्र चलाते हैं, अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, पुराना इतिहास बताते हैं। क्या पाप कर रहे हैं वो? उस इतिहास में अगर आपके खिलाफ कुछ हो जाता है तो बुरा क्यों मान रहे हो? अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, उसके खिलाफ कोई बोल रहा था, क्या लोकतंत्र में जवान सिल लें? आपातकाल के बहुत खिलाफ थे आप लोग। ये अलग बात है
कि 1 लाख के करीब आपके लोग माफी मांग के निकल आए थे इंदिरा गांधी को महान बताकर और आपातकाल को विकास पर्व बता करके, और वो उसके बावजूद भी बेशर्मी से पेंशन ले रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा दी गई पेंशन। अगर जरा भी शर्म है तो पेंशन छोड़ देनी चाहिए। जो लोग 2-2, 3-3 महीनों में जेल से माफी मांग कर निकल आए थे, वही तो आप लोग हो। और एक अच्छे आदमी को आपने उठा के आज जेल में बंद कर दिया। अच्छा नहीं किया ये सब निर्णय अच्छे नहीं है। इन निर्णयों से लोकतंत्र कमजोर होगा। और ये सोचो आपकी जब सरकार नहीं रहेगी और यही सारे काम दूसरे लोग करने लगे तब क्या होगा। नोटबंदी के खिलाफ मोदी जी ने पहले क्या बोला, उसके बाद क्या बोला। गैस की, पेट्रोल की कीमत के बाद आप लोगों ने पहले क्या किया, अब क्या करते हैं। ये दोहरी नीतियां, 2 तरह की बातें जनता देख रही है, फैसले करेगी। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चंचल जी का जिक्र तो मैंने कर दिया चलते चलते, कि भाई ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे मेरे यहाँ भेज दिया पुलिस अभी गिरफ्तार करने के लिए। कर लीजिए, करना चाहे तो। मेरी उम्र भी 62 साल पूरी हो चुकी, 63 साल में चल रहा हूं मैं। जेल में कुछ टाइम काट लेंगे, 3.5 महीने बीमार रहे, इलाज आप कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलाज चल रहा है, इलाज आपको कराना पड़ेगा, सरकारी इलाज हो जाएगा हमारा। लेकिन लोकतंत्र में गला मत घोटिए। एक तरफ गणेश जी को दूध पिला देते हैं अफवाह फैला करके आप, दूसरी तरफ सच बोलने वाले का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य को स्वीकार करिए। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, यह देश आपकी मनमर्जी से नहीं चलेगा। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। और मोदी जी, मेरी अपील है अपने प्रधानमंत्री से कि मनमोहन सिंह जी की बात मान लें, लोगों के साथ बैठें। कोई गलती है, सबकी सलाह से सामूहिक फैसला करके, गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, सबसे हो सकती है। इंदिरा गांधी ने भी अगर कुछ किया, सामूहिक फैसला किया था, याद है आपको। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने अटल जी को भेजा था नेता बना करके बोलने के लिए, और अटल जी ने भेजा था सलमान खुर्शीद को बोलने के लिए। एक दिन और सुन रहा था मैं, जब सुषमा जी ने किसी मुद्दे पर कहा कि शशि थरूर जी इसका ड्राफ्ट तैयार करिए, इसलिए कि सुषमा स्वराज जी लोकतंत्र में यकीन करने वाली नेता है। उनको बुरा नहीं लगा कि संसद में खड़े होकर वो शशि थरूर का नाम ले रही हैं, आप ड्राफ्ट तैयार करिए। शायद इसलिए कहा कि शशि थरूर साहब संयुक्त राष्ट्र संघ में नंबर 2 के पद पर लंबे समय तक रहे हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग जानते हैं कि क्या लिखना पढ़ना चाहिए। शायद इसलिए कहा। क्या आप लोग ये सब नहीं कर सकते? क्या इन बातों को आप लोग सब लोग नहीं सीख सकते कि आपका संघ से लेकर भाजपा तक का पूरा संगठन ये दिल बड़ा नहीं कर सकता? क्या आप ये नहीं समझ सकते सिर्फ नकारात्मक बातों से चीजें नहीं होती, अफवाहों से चीजें नहीं होती? क्या आप ये नहीं समझते कमर पर हमला, कमर के नीचे हमला करने से देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा? इसलिए सच्चाई को समझिए और अभी भी वक्त है। बस मैं अपील करने के लिए आज सबके बीच में आया हूं। शायद ज्यादा समय बोल गया, कुछ गलत बोला हो, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वैसे ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं, क्षमा मांगने वाली कोई बात भी नहीं है, सिर्फ आईना दिखाया है मैंने आज। जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए और जितने लोगों तक आप मेरी बात पहुंचा सकें, मैं बहुत आभारी होऊंगा। ये चर्चा चले, ये चर्चा बढ़े, और चंचल जी के पक्ष में भी आवाज उठाइए, नोटबंदी के खिलाफ भी आवाज उठाइए, और प्रधानमंत्री से अपील करिए कि प्रधानमंत्री जी देश को बचाइए, समाज को बचाइए, देश के भविष्य को बचाइए। हम और आप तो आते जाते रहेंगे। संस्थाओं को बचाइए, इन पर चोट मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नारा है जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नारा है जय हिंद। वो मेरे नेता थे राजनारायण जी से पहले, और उसके बाद राजनारायण जी मेरे नेता थे, इसलिए मेरा नारा है जय हिंद। और अंत में एक शेर, हमें नफरत नहीं थी, राजनारायण जी ये सुनाया करते थे, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमों सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाजे हुकूमत से। अगर अपनों की हुकूमत अपनी खातिर हो नहीं सकती तो अपनों की भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।